संभल में बनाई जा रही पुलिस चौकी पर असदुद्दीन ओवैसी का दावा। संभल मस्जिद के पास बन रही पुलिस चौकी वक्फ की जमीन है। स्मारक अधिनियम के तहत संरक्षित स्मारकों के पास निर्माण नहीं हो सकता, ओवैसी की तरफ से कहा गया। और साथ ही संभल में खतरनाक माहौल बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार जिम्मेदार है। असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से इसको लेकर क्या दावा किया जा रहा है और हकीकत आखिर है क्या, इसी को लेकर एक जानकारी आपके सामने। फिलहाल बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। संभल में बनाई जा रही पुलिस चौकी पर असदुद्दीन ओवैसी ने जो दावा किया है, उनके मुताबिक संभल मस्जिद के पास बन रही पुलिस चौकी वक्फ की जमीन है और स्मारक अधिनियम के तहत संरक्षित स्मारकों के पास निर्माण हो ही नहीं सकता। संभल में खतरनाक माहौल बनाने के लिए राज्य सरकार, केंद्र सरकार को ओवैसी जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने एक्स पर आखिर पोस्ट क्या किया है, ये जान लीजिए। उन्होंने लिखा कि जैसा कि रिकॉर्ड बताते हैं, संभल की जामा मस्जिद के पास बनाई जा रही पुलिस चौकी वक्फ भूमि पर है। इसके अलावा प्राचीन स्मारक अधिनियम के तहत संरक्षित स्मारकों के पास निर्माण पर रोक है। केंद्र और राज्य सरकार संभल में खतरनाक माहौल बनाने के लिए जिम्मेदार है। असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से इस दावे को लेकर जो बात कही गई है, आपको बता दूं, इस वक्त सीधे मेरे सहयोगी संभल से अभिजीत ठाकुर हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और अभिजीत, इस बीच एक हकीकत उन तस्वीरों के साथ और बड़ा सवाल, क्योंकि यहां संभल पर ओवैसी का यह दावा कई बड़े सवाल तो खड़े कर रहा है, जहां वो सरकार पर सीधे तौर पर माहौल खराब और खतरनाक बनाने के लिए तो उनको बार बार सवाल उठाते हैं, लेकिन अब वो ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये जमीन जहां पर पुलिस चौकी बन रही है, ये वक्फ की जमीन है। देखिए, इस वक्त मैं उसी पुलिस चौकी का निर्माण जिस जगह पर हो रहा है वहीं पर मौजूद हूं और यहाँ पर तेजी से निर्माण चल रहा है। कल में और आज की तस्वीरों में ही फर्क आपको साफ यहाँ पर दिखाई देगा कि किस तरीके से ये पिलर्स भी खड़े हो गए, दीवारें भी खड़ी हो गई। लेकिन अब इस पे उठ रहे हैं सवाल। शनिवार को भूमि पूजन के साथ इसकी शुरुआत हुई थी बनने की और तब से लेके अभी तक यहाँ पर ग्राउंड जीरो पर कोई क्लेम करने के लिए नहीं आया। वक्फ की अगर संपत्ति है तो वक्फ की तरफ से यहाँ पर कोई प्रतिनिधि सामने नहीं आए जो ये कहें कि ये ज़मीन वक्फ की है और ये निर्माण जो है वो अवैध रूप से चल रहा है यहाँ पर या फिर गलत तरीके से हो रहा है। यहाँ पर स्थानीय लोग भी हैं जो कि लगातार इस जगह पर मौजूद रहते हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। आप लोग यहाँ पर लगातार रहते हैं, चौकी का निर्माण हो रहा है, उस पर सवाल उठ रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि ये गलत तरीके से बनाई जा रही है, यहाँ पर निर्माण इस तरीके से नहीं हो सकता है और वक्फ की संपत्ति है ये। आप लोगों को क्या जानकारी है इसके बारे में? पहली बात तो आपका प्रश्न जो आप मुझसे कर रहे हैं, मैं नहीं सोचता कि सही कर रहे हैं, क्योंकि जो बात राष्ट्रीय हित में नहीं है उस पर ध्यान ही नहीं देना चाहिए। जो इस तरह की अनावश्यक बातें हैं, अनावश्यक टिप्पणियां हैं और केवल स्वार्थ में अपनी गंदी राजनीति को चमकाने के लिए जो बातें की जा रही हैं, उन पर हमको ध्यान ही नहीं देना चाहिए। ये एक चौकी का निर्माण हो रहा है, पुलिस चौकी का निर्माण, जो सबके हित के लिए है, जो राष्ट्रीय हित में है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा, जो यहाँ की जनता रहती है, उसमें एक सुरक्षा का भाव उत्पन्न करने के लिए इस चौकी का निर्माण प्रशासन द्वारा हो रहा है। तो क्या चौकी के निर्माण से आप लोग ज़्यादा सेफ फील करेंगे यहाँ पर रहने से? जी बिल्कुल सेफ्टी करेंगे। जिस तरीके से इन लोगों ने ये हमला करते हैं, पत्थरबाजी करते हैं, फोर्स इकट्ठी होने में परेशानी होती है, यहाँ पर फोर्स रहेगी, चौकी बन जाएगी, तो एक सुरक्षा की हमारी बहुत बढ़िया वो कार्य हो जाए। बिल्कुल, तो ये तमाम स्थानीय लोग हैं यहाँ पर, उनका कहना है कि जो चौकी का निर्माण हो रहा है उससे लोग ज़्यादा सुरक्षित महसूस करेंगे और यहाँ पर माहौल जो है वो शांतिपूर्ण रहेगा। अगर हम बात करें, तमाम अधिकारी आपको यहाँ पर जो है सुरक्षाकर्मी यहाँ पर आपको तैनात दिखाई देंगे और उनके निगरानी में ही लगातार ये निर्माण कार्य चल रहा है। अभी तक किसी ने भी यहाँ पर आकर क्लेम नहीं किया कि ये निर्माण गलत है या सही, लेकिन यहाँ पर कुछ पुलिस अधिकारी भी मौजूद हैं तमाम, जो कि लगातार यहाँ पर रहते हैं और उनके अंदर में ही ये तमाम जो निर्माण कार्य है वो हो रहा है। यहाँ पर एएसपी भी मौके पर मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत करते हैं। क्या आपके पास कोई आया है ये कहने के लिए कि ये जो जगह है वो वक्त की संपत्ति है या फिर ये जो निर्माण हो रहा है ये गलत हो रहा है? नहीं, अभी तक कोई व्यक्ति यहाँ पर आके उसने दावा नहीं किया है, ना कोई प्रपत्र दिखाए गए हैं और अगर दिखाता है कोई तो उसे के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। ऐसा कहा जा रहा है कि इस जगह पे निर्माण ही संभव नहीं है क्योंकि ये एसआई के द्वारा संरक्षित जगह है। जो भी व्यक्ति आता है और वो भी नियमानुसार किया जाएगा, उनके द्वारा जिसके द्वारा बताया जाएगा, पेपर्स देकर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन के पास अभी तक कोई ऐसा व्यक्ति या अधिकारी नहीं आए कहने के लिए कि ये ज़मीन किनकी है? जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है, पुनः उसका उत्तर दे रहा हूँ कि अभी तक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं उपलब्ध हुआ है। ठीक है, बिल्कुल। तो यहाँ पर जो अभिजीत, मैं कुछ सेकंड के लिए आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। इस वक्त एआईएमआईएम के प्रवक्ता वारिस पठान साहब इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। वारिस पठान साहब, अभी तक तो कोई भी सामने नहीं आया जिसने ये दावा किया हो या कोई ऐसे कागज दिखाए हो कि जमीन उसकी है। किस आधार पर आपकी तरफ से ये दावा किया जा रहा है और ओवैसी साहब ये बात सामने रख रहे हैं?
देखिए, बीजेपी और आरएसएस देश के अंदर सांप्रदायिक तनाव फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, और जो इनके दिलो दिमाग में मुसलमानों के लिए नफरत है वो उसका डायरेक्ट एग्जाम्पल है। संभल की मस्जिद, पहले आपने वहाँ पे ये ढूंढना चालू किया, वो ढूंढना चालू किया, जबकि प्रेजेंस ऑफ वर्शिप 1991 ऑलरेडी इनटू एग्जिस्टेंस है। अभी तक उस पर सुनवाई चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें कोई ऑर्डर आया नहीं है। बात नंबर 2, अभी वहाँ पे आप सामने पुलिस चौकी बनाने की बात कर रहे हो। मुस्लिम बहुमल अगर इलाका है संभल, तो वहाँ पे हॉस्पिटल स्कूल क्यों नहीं बनाते? काफी जगहों के ऊपर हम तो यही देखते हैं कि जहाँ पे मुस्लिम बहुमल के इलाके होते हैं वहाँ पर पुलिस चौकियां ही बनती है, हॉस्पिटल स्कूल नहीं बनते। अभी जो संभल का इशू आया, इस पर बिल्कुल हमारे प्रेसिडेंट ने ट्वीट किया है, उन्होंने कहा है कि जो संभल मस्जिद है वक्फ लैंड के ऊपर है, वक्फ का है, और उसके रिकॉर्ड बताते हैं वो चीज, तो रिकॉर्ड होगा, किसी को अगर नहीं तो चैलेंज करें। यहाँ वारिस पठान साहब यही सवाल था कि अगर वहाँ के माहौल को देखते हुए इस जगह पर पुलिस चौकी का निर्माण किया जा रहा है, मेरे सहयोगी वहीं पर इस वक्त हैं, वो भी पुलिस प्रशासन के अधिकारियों से बात कर रहे हैं और वहां पर मौजूद पुलिस भी ये बात कह रही है कि किसी की तरफ से कोई भी दावा नहीं पेश किया गया, कोई ऐसे कागजात लेकर वहां पर आया ही नहीं कि ये जमीन हमारी और यहाँ पर गलत तरीके से निर्माण हो रहा है। देखिए, अगर कोई झूठ बोले तो उसका तो इलाज नहीं है ना किसी के पास। अगर दावा करेंगे, डॉक्यूमेंट्स दिखाएंगे, वक्त प्रॉपर्टी। बात नंबर 2, कंस्ट्रक्शन ये प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स होते हैं ना, उसके प्रोहिबिटेड होता है एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एक्ट के तहत। तो किस तरह से लोग करने जा रहे हैं? अगर समझे कंस्ट्रक्शन है एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट है 1958 का, ठीक है, वो प्रोहिबिट कंस्ट्रक्शन करता है 100 मीटर ऑफ प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स और रेगुलेट करता है एक्टिविटीज फर्दर 200 मीटर। अगर जामा मस्जिद इज प्रोटेक्टेड तो कंस्ट्रक्शन की वायलेशन है, सरकार का और नियम कायदे कानून का ये वायलेशन है। मैं तभी आपसे सवाल करने से पहले इस वक्त वहां पुलिस की वो बात सुनाना चाहती थी आपको, जिन्होंने ये साफ तौर पर कहा है कि यहाँ पर किसी ने कोई भी दावा नहीं किया कि ये जमीन आखिर किसकी है। और हालात को देखते हुए मैं आपके पास जल्द वापस आती हूँ। जी मैडम, नहीं वापस से पहले सुन लीजिए मैडम। वहाँ पर 5 लोगों की जानें चले गई, गोली लगने से 5 बच्चे शहीद हो गए संभल के अंदर, आपको पता है ना? बिल्कुल पता। क्या कार्रवाई है? फिर बाद में पुलिस बोलती है पाकिस्तान के शहर मिले, बाद में बोलते एक दूसरे के कट्टे से दूसरे को गोली मार दिए। पठानकोट सर 24 नवंबर की उसी घटना के बाद ही यहाँ पर पुलिस चौकी बनाने का इसीलिए फैसला लिया गया था, हालात को देखते हुए ही ये फैसला लिया गया था। शलमणि त्रिपाठी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। शलमणि त्रिपाठी साहब, अब यहाँ पर वारिस पठान साहब भी ये दावा कर रहे हैं, जहाँ असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से भी ये दावा कर दिया गया कि संभल में जो पुलिस चौकी बन रही है वो असल में वक्फ की जमीन है। अब देखिए, मैं इनको सुन रहा था, ये कह रहे थे कि मुस्लिम बाहुल इलाका है, वक्फ की संपत्ति है। हम लोग तो ये सुनते आए हैं, बहुत आदि अनंत काल से सुनते आए हैं कि उत्तर प्रदेश तो भगवान राम की नगरी है, भगवान कृष्ण की नगरी है, महात्मा बुद्ध की नगरी है, बाबा भोलेनाथ की नगरी है। तो ये वक्फ की संपत्ति कहाँ से आ गई? ये सभी भूमि जो है, और खासतौर पे संभल तो वैसे भी हरि भगवान का मंदिर था, वो हरि मंदिर था, सबको पता है किस प्रकार से वहाँ पर बाद में चल के किस प्रकार से कब्जे किए गए। आज वहाँ से प्राचीन जलाशय निकल रहे हैं, प्राचीन मंदिर निकल रहे हैं, प्राचीन धार्मिक हमारे स्थल निकल रहे हैं। तो वैसी साहब को तो सलाह है कि अनावश्यक जहर बोने मत आए उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में अमन चैन बिल्कुल शानदार तरीके से काम कर रहा है, सब लोग अमन चैन के साथ काम कर रहे हैं। और संभल जाकर देखेंगे तो देखेंगे वहाँ जो पुलिस चौकी बन रही है उसमें हर कोई खुश है, कुछ एक समुदाय के व्यक्ति की बात नहीं है, हर कोई खुश है। और जहां तक पुलिस चौकी की बात है, बार बार ओवैसी साहब के लोग कह रहे हैं मुस्लिम बाहुल इलाका, मुस्लिम नहीं, तो सवाल यही है ना कि आखिर अब पुलिस चौकी का निर्माण भी कैसे एक संवेदनशील मुद्दा बन गया, जबकि वहां पर मौजूद पुलिस प्रशासन, पुलिस जो अधिकारी वहां पर मौजूद हैं, उनसे हमारे सहयोगी इस वक्त अभी बात कर रहे हैं, जिन्होंने कहा कि अभी तक कोई ऐसा सामने नहीं आया जिसने कहा हो या कोई कागजात दिखाए हो कि ये हमारी जमीन है। नहीं, कहाँ से सामने आएगा? मैं कह तो रहा हूँ कि भगवान राम की नगरी है। उत्तर प्रदेश तो भगवान राम का है, उत्तर प्रदेश तो भगवान कृष्ण का है, उत्तर प्रदेश तो बाबा विश्वनाथ का है, महात्मा बुद्ध का है। तो कहाँ से वक्फ की संपत्ति कहाँ से आ गई? और दूसरी बात, ये बार बार जो कह रहे हैं कि मुस्लिम बाहुल इलाका, मुस्लिम बाहुल इलाका, तो मुस्लिम बाहुल इलाके में चौकी खुलनी चाहिए, क्या दिक्कत है? मुस्लिम बाहुल इलाकों में चौकी खुलेगी तो शांति व्यवस्था और कायम रहेगी। आपने संभल में जो पिछले दिन हुआ आपने देखा होगा कि किस प्रकार से इन्हीं मुस्लिम समाज के 2 लोग आपस में टकराए और किस प्रकार से वहां पर लोग हताहत हुए। तो ये प्रशासन अपना काम कर रहा है और इस प्रकार की कार्रवाई चलती रहेगी। कानून व्यवस्था बहुत शानदार काम कर रही है उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी के नेतृत्व में। और ओवैसी साहब को सलाह है, मुफ्त की सलाह है कि अनावश्यक उत्तर प्रदेश में जहर बोने मत आए, यहाँ जहर की खेती नहीं चलेगी। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में योगी जी की सरकार बहुत शानदार काम कर रही है, अमन चैन कायम रहेगा।
त्रिपाठी साहब, वारिस पठान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया TV9 को वक्त देने के लिए आपका। लेकिन ओवैसी जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर दावे कर रहे हैं कि रिकॉर्ड में ये दर्ज है कि ये वक्फ की ज़मीन है, लेकिन हकीकत ये है कि जहां पर निर्माण हो रहा है वहां पर भी पुलिस और प्रशासन सबकी तरफ से साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि ऐसा कोई नहीं है जिसने ज़मीन को लेकर आकर सामने कोई दावा पेश किया हो। इस बड़ी खबर पर हमारी नजर रहेगी, आगे भी आपको अपडेट करेंगे। एक और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं, भारतीय सेना की अदम्य ताकत में अब कई गुना कैसे इजाफा हो रहा है, क्योंकि सेना को तेज मूवमेंट के लिए एक ऐसा वाहन मिल गया है जो बर्फ से ढकी जमीन पर भी बहुत तेज स्पीड से आगे बढ़ सकता है और दुश्मन के खेमे में खलबली मचा सकता है। सेना ने अब सिक्किम में इसे तैनात किया है। आपको हम बता रहे हैं इटोर N1200 के बारे में। ये एक स्पेशलिस्ट मोबिलिटी व्हीकल है, यानी SMV है। सेना ने सिक्किम के सबसे चुनौतीपूर्ण इलाकों और कठिन मौसम में अपना दबदबा कायम रखने के लिए ही इस SMV को तैनात किया है। बर्फ से ढके पहाड़ों से लेकर उबड़ खाबड़ रास्तों तक ये हाईटेक वाहन न केवल आर्मी की ऑपरेशनल क्षमता को बढ़ा रहा है, बल्कि दुश्मन को भी खौफजदा कर रहा है। इटोर N1200 न सिर्फ बर्फ बल्कि पानी, कीचड़ और रेत में भी काम कर सकता है। इसकी जमीन और पानी में काम करने की एम्फीबियस क्षमता इसे और व्हीकल से अलग बनाती है। इसकी ये हाई मोबिलिटी इसे दुर्गम इलाकों में काम करने के लिए उपयुक्त बनाती है। इटोर N1200 को स्वदेशी ज़रूरतों के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है ताकि किसी भी तरह के रास्तों में ये चल सके। सिक्किम के साथ साथ इटोर गुजरात के कच्छ में भी तैनात किया गया है। अब सेना ने सिक्किम में तैनात किया इटोर N1200। उबड़ खाबड़ रास्तों में तेजी से ये आगे बढ़ सकता है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां LAC से लेकर LOC तक कारगर है इटोर। अब इटोर N1200 की क्या खूबी है, इसकी खासियत भी आपको बता देते हैं। जहां सबसे खास बात तो है इसका इंजन, जो -40 डिग्री से लेकर 45 डिग्री में भी चलता रहता है। इटोर N1200 की स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा है और पानी में ये 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ भी सकता है। गाड़ी का वजन 2400 किलो के करीब है, लंबाई 4 मीटर, चौड़ाई 2.846 मीटर और इसके टायर की ऊंचाई 1.8 मीटर तक है। 1200 किलो भार उठा सकता है। व्हीकल में कुल 9 लोगों के बैठने की क्षमता भी है। इटोर N1200 में 95 लीटर फ्यूल टैंक लगाया गया है। 200 लीटर के कैन भी इसमें उपलब्ध हैं, जो कि करीब 2.5 दिन तक चल सकते हैं। इसकी खासियत आपने जानी, लेकिन हाल ही में भारतीय सेना को 96 इटोर N1200 स्पेशलिस्ट मोबिलिटी व्हीकल्स मिले हैं और चंडीगढ़ की एक डिफेंस कंपनी ने सेना को ये वाहन सौंपे हैं। आपको बता दें, इसके लिए 250 करोड़ रुपए की डील हुई थी। इटोर को 2024 के गणतंत्र दिवस पर भी दिखाया गया था। LAC से लेकर LOC तक के लिए ये गाड़ी सेना की ऑपरेशनल क्षमताओं में इजाफा करेगी। इससे मुश्किल लोकेशंस में पेट्रोलिंग करना आसान होगा। यही नहीं, लैंडस्लाइड जैसी आपदा में भी ये व्हीकल्स मददगार साबित हो सकते हैं। पाक तालिबान का एक दूसरे पर हमला जारी है और डुरन लाइन पर जबरदस्त फायरिंग की तस्वीरें भी सामने आई हैं। आपको बता दें, अफगान सेना पाकिस्तान की ओर कूच कर रही है। तो अफगान सेना के सामने पाक का सरेंडर, तस्वीर और भी आगे आपके सामने होगी। फिलहाल अफगान सेना की पाक बॉर्डर पर कूच की ही ये तस्वीर आप देख रहे हैं और अफगान सेना की इस मूवमेंट के जरिए ये साफ हो गया कि किस तरीके से पाक पोस्ट पर कब्जे को लेकर उनकी तरफ से दावे किए जा रहे हैं। फिलहाल ये तस्वीर अब आप देखिए, क्योंकि इसी तस्वीर के आधार पर दावा ये कि TTP लड़ाकों ने पाकिस्तानी सेना के ठिकानों पर हमला बोला है। पाकिस्तानी आर्मी 12 इलाके में छापेमारी के लिए गई थी और उसी दौरान TTP ने घात लगाकर हमला बोल दिया। इस हमले में पाक आर्मी को भारी नुकसान हुआ है। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, अल्लाह अकबर, ढेर शुक्र माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। खैबर पख्तूनवा की अब तस्वीर आपके सामने, जहां दावा यह कि पाकिस्तानी सेना के जवानों ने TTP के सामने सरेंडर कर दिया। देखिए कैसे पाक आर्मी के जवान हाथ उठाकर सरेंडर करते नजर आ रहे हैं और दावा यह कि TTP की जबरदस्त फायरिंग के बाद इन्होंने सरेंडर किया। हाथ ऊपर करो, हाथ। अगली तस्वीर खैबर पख्तूनवा से ही है, जहां पर सलारजई में पाकिस्तानी सैन्य अड्डे पर तालिबान ने कब्जा किया और दावा यह किया जा रहा है कि सलारजई में पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पर तालिबान ने जबरदस्त सर्जिकल स्ट्राइक की है।
अब एक और तस्वीर, ये चौथी तस्वीर है पाकिस्तान के बाजोर पोस्ट की है, जहां पर टीटीपी के लड़ाकों ने कब्जा कर लिया और कब्जे के बाद पोस्ट पर टीटीपी लड़ाकों ने तालिबानी झंडा भी लहरा दिया है। इन्फॉर्मेशन वॉल का मैं अब आगे रुख करूंगी और आपको अफगान सेना के प्रचंड प्रहार का एक एक अपडेट देंगे, क्योंकि पाकिस्तानी सेना में जिस तरीके से हाहाकार मचा हुआ है, बड़ी खबर सामने आई है जहां अफगान सेना और टीटीपी के साथ पाकिस्तान सेना की जंग लगातार जारी है और पाकिस्तान अफगानिस्तान डुरुन लाइन पर जबरदस्त फायरिंग को लेकर भी एक बार फिर खबर सामने आई है। अफगान सेना और टीटीपी लड़ाकों को बड़ी कामयाबी यहां पर मिली है और दावा तो यह किया जा रहा है कि खैबर पख्तूनवा के सलारजई में पाक मिलिट्री बेस पर कब्जा कर लिया गया है और पाकिस्तान के महत्वपूर्ण बाजोर पोस्ट पर भी तालिबान के कब्जे को लेकर दावा किया जा रहा है। इसके अलावा खैबर पख्तूनवा के खुर्गम जिले में भी तालिबान ने हमलों को अंजाम दिया है और साथ ही तांक जिले के आर्मी कैंप पर भी तालिबान के हमले को लेकर दावा किया जा रहा है। गुलाम अब्बास मेरे सहयोगी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। गुलाम, ये दोहरा संघर्ष क्या पाकिस्तान के लिए इस वक्त नहीं है, जहां हम देख रहे हैं कि मुश्किलें फिलहाल हर स्तर पर पाकिस्तान के लिए बढ़ चुकी हैं? देखिए सुरभि, दो चीजें हैं। एक तो ये है कि जब पाकिस्तान ने स्ट्राइक की थी, सर्जिकल स्ट्राइक की थी और उसके बाद से तालिबान और पाकिस्तान के दरमियान जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रिश्ते हैं उस पर काफ़ी सख्ती आई, लेकिन उसके बाद हमने ये देखा कि दावे किए गए दोनों साइडों से। अभी जो आप वीडियो दिखा रही थी कि जो बाजौड़ का टीटीपी ने क्लेम किया कि हमने कब्जा किया, हमने उसको वेरीफाई किया है इंडिपेंडेंट सोर्सेज से, तो ये स्पिन बोल्दिक का इलाका है, ये पाकिस्तान का इलाका नहीं है। और स्पिन बोल्दिक के इलाके में एक चौकी थी जो कि अमेरिकन फोर्सेज के जेर इस्तेमाल रहती थी, उसकी उन्होंने वीडियो बना के जारी की। लेकिन एक तरफ प्रोपेगेंडा चल रहा है, दूसरी तरफ जो तालिबान है वो इसमें क्या गेन कर रहे हैं वो मैं आपको बताता हूं कि अफगानिस्तान में इकोनॉमी की सिचुएशन, सिक्योरिटी की सिचुएशन और ह्यूमन राइट्स की सिचुएशन, खासकर महिलाओं की तालीम को लेकर जो सिचुएशन थी उस पर काफी दबाव बना हुआ था। लेकिन अब वो तालिबान इसको शिफ्ट करने में कामयाब हुए और एंटी पाकिस्तान नैरेटिव बनाने में कामयाब हुए हैं। यही वजह थी कि पख्तीका में और मुख्तलिफ जगहों पर पाकिस्तान के खिलाफ प्रोटेस्ट भी हुए हैं। तो एक तो उसको वो यूज कर रहे हैं, दूसरा पहले पाकिस्तान टीटीपी पाकिस्तान में आके टेररिज्म करता था तो उसके ऊपर तालिबान कहते थे कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं, हम उसको इस्तेमाल नहीं करते और हमारी जमीन इस्तेमाल नहीं होती। लेकिन अब तालिबान टीटीपी को अपनी प्रॉक्सी के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। एक तरफ तालिबान जो है वो बॉर्डर पर क्लैश कर रहे हैं पाकिस्तानी फोर्सेज के साथ। नहीं, ये तो बात इनकी मोटिव की हो गई ना कि किस मोटिव के तहत ये ऐसा कर रहे हैं, लेकिन इस ग्राउंड रियलिटी को कैसे रूल आउट कर देंगे? इस ग्राउंड रियलिटी को कैसे रूल आउट करेंगे जहां पर वो दावा ये कर रहे हैं कि पाक की चौकियों पर वो कब्जा कर चुके हैं? और ये दावा एक और तस्वीरों के साथ दिखाना चाहती हूं, क्योंकि यहां हकीकत यह है कि अफगान सेना के सामने पाक की सेना ने सरेंडर भी कर दिया है, टीटीपी के सामने पाकिस्तानी जवानों ने सरेंडर किया है और खैबर पख्तूनवा में कई पाकिस्तानी जवानों के सरेंडर की तस्वीरें भी सामने आई हैं। टीटीपी की जबरदस्त फायरिंग के बाद सरेंडर किया और टीटीपी ने पाकिस्तानी आर्मी के सैन्य अड्डों पर जिस तरीके से कब्जे का दावा कर दिया है, टीटीपी ने पाक के बाजोर पोस्ट को कब्जे में लिया, पाक के बाजोर पोस्ट पर ही तालिबानी झंडा तक लहरा दिया गया, पाक सैन्य पोस्ट से बड़ी संख्या में हथियारों को जब्त करने का भी दावा किया गया है। और अब एक और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं और बांग्लादेश एक ऐसे रास्ते पर अब चल पड़ा है जिस पर सिर्फ और सिर्फ विनाश लिखा है। लोकतांत्रिक अधिकार के नाम पर शुरू हुआ छात्र आंदोलन अब संविधान के खात्मे की ओर बढ़ रहा है। जी हां, आज द एंटी डिस्क्रिमिनेशन स्टूडेंट मूवमेंट एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके संविधान के खिलाफ एक मैनिफेस्टो जारी करेगी, जिसके बाद उसका दावा है कि एक ऐसी लकीर खींचेगी जिसे कोई भी पार करने की हिमाकत नहीं दिखा पाएगा। हालांकि यूनुस सरकार और प्रमुख दल इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन कोई कुछ भी नहीं कर रहा। इस बीच पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच बढ़ती सैन्य दोस्ती का मकसद भी सामने आता नजर आ रहा है। पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी स्लीपर सेल एक्टिव हैं, जिन पर बड़े खुलासे भी हो रहे हैं। लेकिन पहले इसी छात्र आंदोलन के आगाज के तहत इस खबर को समझिए, जहां बांग्लादेश में आज से छात्र आंदोलन के आगाज को लेकर खबर बड़ी है, क्योंकि ढाका में शहीद मीनार पर छात्र नेता इकट्ठा हो रहे हैं। शहीद मीनार पर करीब 30 लाख लोग जुटेंगे। नए आंदोलन से बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को भी अब खतरा है और संविधान के साथ साथ बांग्लादेश का नाम बदलने की मांग की जा रही है। बांग्लादेश के कट्टरपंथी संगठन जमाते इस्लामी ने कार्यक्रम का जमकर प्रचार किया है। तो इस ऐलान का मतलब क्या समझा जाए? क्या बांग्लादेश इस्लामिक राष्ट्र बनेगा? क्योंकि दी एंटी डिस्क्रिमिनेशन स्टूडेंट मूवमेंट की तरफ से जो ऐलान किया गया है उसके मुताबिक 1972 के संविधान को खत्म कर दिया जाना चाहिए, जिसे उन्होंने मुजी 20 विधान करार दिया।
उनका दावा यह है कि मौजूदा संविधान ने भारत की आक्रामकता के लिए रास्ते खोले हैं और इस मुद्दे पर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार और प्रमुख विपक्षी दल भी विरोध में हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में संगठन के संयोजक हसन अब्दुल्ला ने कहा कि नया घोषणा पत्र आज केंद्रीय शहीद मीनार परिसर में जारी किया जाएगा। कल भी लाउड एंड क्लियर में हमने आपको बताया था कि 31 दिसंबर की वो तारीख जब इसको लेकर बड़ा खुलासा होगा। उन्होंने कहा कि यह घोषणा पत्र इस बात को साफ करेगा कि 1972 का संविधान कैसे बांग्लादेश की जनता को नुकसान पहुंचा रहा था और नए घोषणा पत्र में संविधान को बदलने की रूपरेखा बताई जाएगी। मेरे सहयोगी मनीष झा इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अब 30 लाख छात्र क्या एक बार फिर से सड़क पर होंगे? ये एक सबसे बड़ा सवाल मनीष, और ये सवाल इसलिए भी कि क्या अब यूनिट सरकार को ही इन्हीं स्टूडेंट से खतरा है? सवाल इस लिहाज से भी आज इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्या यहां पर संविधान को खत्म करने की मांग रखी जा रही है? देखिए, बांग्लादेश का संविधान तो उसी दिन खत्म हो गया था जब 5 अगस्त को एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को हटाकर सिलेक्टेड गवर्नमेंट बनाई गई और उसमें मुख्य सलाहकार के तौर पर मोहम्मद यूनुस को लाया गया। लेकिन उसके बाद से भी लगातार अपने अपने गुट जो हैं वो शक्ति प्रदर्शन करने में लगे हैं। जमात इस्लामी दरअसल छात्र शिविर के नाम पर जो शहीद मैदान पर आज प्रोटेस्ट कर रही है उसमें वो अपना शक्ति प्रदर्शन करके दिखा रही है कि देखिए हमारी ये ताकत है, तो जल्दी आप सरकार हमें सौंप दीजिए। ऐसा माना जा रहा है कि बांग्लादेश में जो इतिहास रहा है उस हिसाब से 2-4-6 महीने में कोई भी इंसिडेंट हो सकता है। मोहम्मद यूनुस भी जान रहे हैं कि उनकी भी खैर नहीं है, कभी भी उनके साथ कुछ ऐसा हादसा हो सकता है जो कि बांग्लादेश के पिता कहे जाने वाले शेख मुजीब के साथ हुआ था। कहने का मतलब यह है कि बांग्लादेश में कट्टरवादी संगठन और जितने भी रेडिकलाइज्ड ग्रुप हैं वो सब ताकत जमा कर रहे हैं और सरकार पर अपनी दावेदारी कर रहे हैं। वो तालिबान की तरह से बांग्लादेश को लेकर जाना चाहते हैं। रही बात भारत की आक्रामकता की, तो देखिए भारत ने बांग्लादेश को जन्म दिया था, अब तक पाला पोसा था। अब बांग्लादेश खुद अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता है, लेकिन उससे पहले अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहा है। तो बांग्लादेश को खुद अपना फ्यूचर तय करना है। उस मामले में अगर वो संविधान को जलाकर अगर उसकी जगह कोई और किताब लाना चाहते हैं तो उन्हें मुबारक हो। नहीं तो संविधान बदलने की इस कवायद में आखिर यूनुस सरकार का होगा क्या? 30 लाख छात्रों का मुकाबला कैसे करेंगे? उनका सामना होगा कैसे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मोहम्मद यूनुस बहुत ही शातिर तरीके से इसमें चल रहे हैं। अगर मैं ये कहूँ तो बहुत ही शयोक्ति नहीं होगी। उन्होंने सभी स्टूडेंट लीडर को, जो शर्जील इस्लाम और दूसरे और जो उनके एडवाइजर, उन सबको ये कहा है कि आप तैयारी करो, बाद में मैं सत्ता हस्तांतरण आपको कर दूंगा। अच्छा। इस बात को अब बीएनपी भी समझ गई है, अवामी लीग तो अभी पर्दे के से बाहर ही है, और इसके अलावा जमात इस्लामी भी समझ गई है। और मोहम्मद यूनुस की कोशिश है कि वो जब तक रहे सत्ता में रहे और उसके बाद जितने भी कट्टरपंथी संगठन है उनको वो सत्ता ट्रांसफर कर दे, ताकि कल के दिन में अमेरिका के डीप स्टेट को भी वहां मनचाहा काम करने में आसानी हो। चलिए, शुक्रिया मनीष, आपने बहुत आसान तरीके से समझा दिया। लेकिन बंगाल में अब आतंकी किस तरीके से सेल एक्टिव हैं, इसको लेकर एक खबर बतानी जरूरी है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में एक्टिव स्लीपर सेल को लेकर खबर ये आई जहां पर 40 से ज्यादा स्लीपर सेल एक्टिव हैं और मुर्शिदाबाद में एक्टिव स्लीपर सेल को लेकर खबर बड़ी है। बांग्लादेशी आतंकी संगठन ABT का प्लान, बंगाल के कई जिलों में धमाके की साजिश। तो पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी टेरर मॉड्यूल को देखते हुए खबर बहुत बड़ी है। हालांकि इसको लेकर क्या दावे किए जा रहे हैं, खुलासे क्या है, जानिए। सबसे महत्वपूर्ण बात, मुर्शिदाबाद में 40 से ज्यादा स्लीपर सेल एक्टिव बताए जा रहे हैं। इसके अलावा खबर तो यह भी सामने आई है कि मुर्शिदाबाद में ये स्लीपर सेल एक तरफ जहां एक्टिव हैं, वहीं धुलियान और जालंगी मॉड्यूल काम पर हैं। और असम से आ रहे बांग्लादेश के आतंकियों को लेकर भी बड़े दावे किए जा रहे हैं। ज्यादा घातक IED बना रहे हैं स्लीपर सेल और कई जगहों से विस्फोटक भी मंगाया जा रहा है। नए तरीके के विस्फोटक बनाने के लिए बाकायदा रिसर्च की गई है। आतंकी संगठन ABT के सभी स्लीपर सेल बताए जा रहे हैं और बांग्लादेशी टेरर यूनिट JMB भी इसमें शामिल है। दक्षिण भारत से कई स्लीपर सेल्स बुलाए गए हैं। ज्यादातर स्लीपर सेल मजदूर हैं। नए स्लीपर सेल की भी भर्तियां हो रही हैं। 12 इसमें आपको बता दें कई लोग इसमें पकड़े भी गए हैं और 11 आतंकियों से अभी तक इसको लेकर जानकारी सामने आई है। स्लीपर सेल की पहचान हुई है, जिसको देखते हुए ही लगातार आगे भी तलाश की जा रही है। लेकिन अब बंगाल में ही बांग्लादेशी स्लीपर सेल पर सियासत को लेकर भी एक खबर आई है, जहां आतंकी साजिश पर बीजेपी का ममता सरकार पर वार। आतंकियों की पसंदीदा ममता सरकार, TMC ने केंद्र सरकार पर सवाल उठाए हैं। वहीं दूसरी तरफ घुसपैठ नहीं रोक पा रही BSF। पाकिस्तान से छीन के लाके इसको डॉक्टर श्यामा भूषण मुखर्जी ने बनाया था एज ए होमलैंड ऑफ हिंदूज, बंगाली हिंदूज। हम चाहते कि वो रहे तो स्वाभाविक है वो हिट लिस्ट में हम ही रहेंगे। तृणमूल के नेता तो उनको हेल्प कर रहे हैं। अगर तृणमूल हेल्प नहीं करता तो वो तृणमूल के नेता हिट लिस्ट में रहते ना। अभिषेक बनर्जी रहते, ममता बनर्जी रहते तो उनको हिट लिस्ट में नहीं है, क्योंकि ममता बनर्जी जब तक CM बने रहेंगे तब तक इन टेररिस्ट के लिए बल्ले बल्ले है।
वो अपने काम चलाते जाएंगे और ममता बनर्जी का प्रोत्साहन मिलता रहेगा उनको। बीएसएफ नहीं किया उसको बारे में कुछ नहीं बोलता है। अरे एपीसमेंट पॉलिटिक्स का बात करता है। उसको पहले उसकी रोकना था, बीएसएफ पे रोकना था। वो जो बाहर से उधर से आता है, जो आतंकवादी आता है, लेकिन जो अरेस्ट हुआ है, चाहे कि बाहर से आके जो अरेस्ट करता है उन लोग को जो पुलिस हमारा डीसी ने बता दिया, नोटिस हमारी तरफ से मिला है वो लोग का। एक और बड़ी खबर यह है कि अब पाकिस्तान से मिसाइल डील की तैयारी में है बांग्लादेश और पाकिस्तान से HALF-2 मिसाइल खरीदने का प्लान को लेकर खबर आई है। फाइटर जेट भी खरीद सकता है पाकिस्तान। तो पिछले कई दिनों से यह सवाल उठाया जा रहा था कि आखिर इन रिश्तों को रीबैलेंस करने की कोशिश में पाकिस्तान और बांग्लादेश एक दूसरे से चाहते क्या हैं। फिलहाल खबर यह है कि पाकिस्तान बांग्लादेश डिफेंस डील को लेकर खबर सामने आई है, जहां HALF-2 बैलिस्टिक मिसाइल बांग्लादेश खरीदना चाहता है। शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है HALF-2। HALF-2 की रेंज करीब 400 किलोमीटर है और जद में भारत का पूर्वोत्तर राज्य भी आ सकता है। फाइटर जेट भी खरीदने की कवायद की जा रही है, लेकिन क्या पाकिस्तान और बांग्लादेश की इस डील से भारत पर कोई असर पड़ेगा? बड़ा सवाल है। या भारत के लिए कोई खतरा पैदा होगा? सुनिए इस सवाल के जवाब में पूर्व राजदूत दीपक बोहरा ने क्या कहा। अगर जंग होता है हमारा उसके साथ, तो ये मिसाइलें क्या करेगा? नॉर्थ ईस्ट पे हमला करेगा। सच बताऊं आप लोगों को, जो करोड़ों लोग आपका कार्यक्रम देख रहे हैं, मुझे 24 घंटे नहीं लगेंगे बांग्लादेश को का नाम मिटा देने में इस धरती से, और शायद 48 घंटे लगेंगे पाकिस्तान का नाम मिटाने में। तो ये चीजें कहना है कि उसके साथ मिल रहा है, ट्रेनिंग देगा उनकी फौज को, ये करेगा वो करेगा, कुछ नहीं होता। जिन आर्मीज को पाकिस्तान ने ट्रेनिंग दी है वही उनके अगेंस्ट हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर तालिबान के बारे में तो पाकिस्तान क्या बोलते थे, डार्लिंग डार्लिंग, अब तो तालिबान आ गया, अब तो अफगानिस्तान मेरा चमचा बन गया, और देखिए वहां पर अनडिक्लेयर्ड वॉर चल रही है। बिल्कुल नहीं बनेगी, क्योंकि पाकिस्तान के पास जो फाइटर जेट्स हैं वो चाइनीज हैं, और ये जो मिसाइल्स की बात कर रहे हैं ये भी सब चीन में बने हुए हैं। सिर्फ पेंट इनके ऊपर पाकिस्तान में हतफ फतफ जो भी है वो उनका नाम दे देते हैं, तो उसके अपनी टेक्नोलॉजी तो कुछ है नहीं। इस समय वो बड़ी बुरी तरह से फंसा हुआ है अफगानिस्तान में और ईरान में। आगे बढ़ेंगे। जो लोग ट्रेन के जरिए दिल्ली से सीधे श्रीनगर जाना चाहते हैं, ऐसे लोगों के लिए नया साल सौगात लेकर आने वाला है। दिल्ली से श्रीनगर को सीधे जोड़ने वाली रेल लाइन जनवरी में शुरू होने की संभावना है। इस ट्रेन रूट पर T33 टनल का बचा हुआ काम पूरा कर लिया गया है। ये टनल कटरा से रियासी को जोड़ेगी। कटरा और रियासी के इस रूट पर ट्रेन इंजन और मालगाड़ी का ट्रायल भी कर लिया गया है। 17 किलोमीटर का ये पैच काफ़ी जटिल था और इस पैच में सबसे बड़ी चुनौती T33 टनल थी, लेकिन अब इन्हीं चुनौतियों से निपटा जा चुका है। 17 किलोमीटर के इस खंड से दिल्ली से श्रीनगर की दूरी ट्रेन से तय करने का रास्ता साफ हो गया है। इस रूट पर वंदे भारत जैसी ट्रेनों को चलाने की भी तैयारी की जा रही है। वंदे भारत ट्रेन दिल्ली से श्रीनगर तक 800 किलोमीटर का सफर 13 घंटे से भी कम समय में तय करेगी। अब कश्मीर रेलवे प्रोजेक्ट पर पिछले 32 सालों से जिस तरीके से काम हो रहा है, रेलवे को ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को चीरकर टनल और ट्रैक बनाने जैसे बड़े चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। अब दिल्ली से श्रीनगर तक ट्रेन का रास्ता साफ होता नजर आ रहा है, यही खबर है। आखिर इस नई रेलवे लाइन का रूट होगा क्या? ये इन्फॉर्मेशन ग्राफिकली आपके सामने दिल्ली टू कश्मीर के पूरे रेलवे रूट के बारे में, जहां देखिए किस तरीके से इस रूट को देखते हुए ये खबर सामने आ रही है, जहां दिल्ली, जम्मू, कटरा, उसके बाद रियासी, संगलदान और फिर बारामूला, यानी ये वो पूरा रूट होगा दिल्ली टू कश्मीर का रेल के जरिए। अब दिल्ली कश्मीर रेलवे रूट की एक और खूबी जान लीजिए, वो है चिनाब पुल। इस ट्रैक पर दुनिया का सबसे खूबसूरत और ऊंचा चिनाब पुल बनाना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन रेलवे ने इसे भी मुमकिन कर दिखाया है। दुनिया का सबसे ऊंचा सिंगल आर्च ब्रिज चिनाब ब्रिज का 5 और 6 जनवरी को रेलवे सुरक्षा आयुक्त DC देशवाल निरीक्षण करेंगे। ये पुल उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला रेल लिंक परियोजना का अहम हिस्सा है। चिनाब नदी पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल के जरिए ही रामबन से रियासी तक ट्रेन सेवा शुरू हो जाएगी। चिनाब ब्रिज की बात कर रहे हैं, दुनिया का ये सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज। चिनाब ब्रिज अपनी 359 मीटर की ऊंचाई के साथ आईफल टावर से भी ऊंचा है। इसकी लंबाई करीब 1315 मीटर है। पुल 30,000 मीट्रिक टन उच्च गुणवत्ता वाली स्टील और कंक्रीट से तैयार किया गया है। इस पर 266 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवा का भी असर नहीं होगा। चिनाब ब्रिज को बनाने में करीब 14,000 करोड़ रुपए का खर्च हुआ। आगे बढ़ेंगे। एक और सबसे बड़ी खबर है और इसरो के
सिर कल रात एक और ताज सजा है। रात 10 बजे श्रीहरिकोटा से स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट को लेकर बड़ी खबर सामने आई, क्योंकि ये मिशन लॉन्च किया गया। उसी वक्त की तस्वीर आपके सामने, जहां PSLV C-60 रॉकेट से 2 स्पेसक्राफ्ट को पृथ्वी से 470 किलोमीटर ऊपर डिप्लॉय किया गया और दोनों अंतरिक्ष यान देर रात सफलतापूर्वक एक दूसरे से अलग हो गए और उन्हें तय कक्षा में स्थापित कर दिया गया। अब 7 जनवरी को इस मिशन में अंतरिक्ष में बुलेट की स्पीड से 10 गुना ज्यादा तेजी से ट्रैवल कर रहे इन 2 स्पेसक्राफ्ट को कनेक्ट किया जाएगा। मिशन सफल रहा तो रूस, अमेरिका और चीन के बाद भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। ये प्रौद्योगिकी भारत की भविष्य की अंतरिक्ष उपलब्धियों के लिए जरूरी है। भारत आने वाले समय में चंद्रयान 4 मिशन के साथ साथ अंतरिक्ष में स्वदेशी स्पेस स्टेशन का निर्माण करने वाला है। ऐसे में स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट बेहद अहम साबित होने वाला है। तो मिशन स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट की सफलता पर प्रियंका गांधी ने बधाई दी है। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, क्योंकि प्रियंका ने पहले PM नेहरू को सफलता का श्रेय दिया है। 6 दशक पहले भारत ने जो सपना देखा था वो आज साकार हो रहा है। इसरो ने अंतरिक्ष की दुनिया में इतिहास रचा है। प्रियंका की तरफ से X पर यह पोस्ट किया गया। ये मिशन भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना और चंद्रयान 4 की सफलता के लिए मील का पत्थर साबित होगा। तो स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट का जिस तरीके से कल रात एक मिशन पूरा हुआ है, 2 स्पेसक्राफ्ट को अंतरिक्ष में पहुंचाया गया है, लेकिन 7 जनवरी का इंतजार और करना है, जब डॉकिंग और अनडॉकिंग की प्रक्रिया को अंजाम दिया जाएगा। इसरो कैसे इस प्रक्रिया को अंजाम देगा? इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करते हुए 2 अंतरिक्ष यानों की भूमिका क्या रहने वाली है, सबसे पहले ये आसान शब्दों में समझ लीजिए, क्योंकि ये जो पहला स्पेसक्राफ्ट जिसे टारगेट कहा जाता है वो बहुत स्थिर रहता है, जबकि दूसरा स्पेसक्राफ्ट चेजर कहलाता है, जो कि टारगेट के बिल्कुल करीब जाकर उससे जुड़ता है। हालांकि इसकी वेटेज के बारे में तो इंफॉर्मेशन आपके सामने है, लेकिन पृथ्वी से 470 किलोमीटर ऊपर स्पेसक्राफ्ट अलग अलग कक्षा में स्थापित होंगे। इनकी गति और दूरी भी यहाँ पर समझ लीजिए, क्योंकि दोनों स्पेसक्राफ्ट 28,800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरते हैं। चेजर और टारगेट की ओर 20 किलोमीटर से धीरे धीरे बढ़ता है और इसे 3 मीटर की दूरी पर आकर डॉक करता है। अब डॉकिंग के बाद आखिर क्या होगा, यही समझना जरूरी है, इसी का इंतजार है। जुड़ने के बाद दोनों स्पेसक्राफ्ट एक दूसरे को इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसफर करते हैं और अनडॉक कर अलग किया जाता है। तो डॉकिंग के बाद अनडॉकिंग, यानी दोनों स्पेसक्राफ्ट कैसे अलग होंगे, यही हमने आपको बताया। लेकिन देश में तेजी से अब आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, क्योंकि देश में तेजी से यूपीआई का इस्तेमाल जैसे बढ़ रहा है, उसको लेकर एक खबर सामने आ रही है, क्योंकि तेजी से यूपीआई से जुड़े फ्रॉड और धोखाधड़ी के केसेस भी अब बढ़ते जा रहे हैं। एक अनुमान के मुताबिक पिछले 1.5 साल के दौरान साइबर जालसाजों ने यूपीआई का इस्तेमाल करने वालों को 1500 करोड़ रुपए की चपत लगाई है और इस तरह से करीब 27 लाख मामले सामने आ चुके हैं। यूपीआई फ्रॉड का सबसे ज्यादा असर व्यापारियों पर पड़ता है और इसलिए इंदौर के व्यापारियों ने अब नो यूपीआई पेमेंट की मुहिम शुरू कर दी है। आपको बता दें, इंदौर के व्यापारियों ने यूपीआई पेमेंट को अब ना कह दिया है। वो कैश में और क्रेडिट कार्ड से ही पेमेंट लेंगे। अब दुकानों में बाकायदा नोटिस लगा दिए गए हैं, जिसमें यह भी साफ साफ अक्षरों में लिखा है कि साइबर फ्रॉड के चलते ऑनलाइन यूपीआई की पेमेंट वो नहीं एक्सेप्ट करेंगे। व्यापारियों का तर्क यह है कि साइबर फ्रॉड के मामले जिस तरीके से लगातार सामने आ रहे हैं, सबसे ज्यादा परेशानी इस वजह से व्यापारियों को हो रही है। व्यापारी से यूपीआई से लेन देन के बाद कोई खाता साइबर फ्रॉड का निकलता है तो जांच एजेंसी व्यापारी का अकाउंट सीज कर देती है। इसे खुलवाने में कई महीने तक लग जाते हैं। हम व्यापारियों क्या, हम भारत सरकार की ऑनलाइन पेमेंट की व्यवस्था के भागीदार हैं। हमको एक बड़े धोखे से गुजरना पड़ गया है। इन सब चीज के चलते हमको दिक्कतें पैदा हुई और दिक्कतों में हमने अपने आप को एक बड़ी मुसीबत में डला हुआ एहसास कर रहे हैं। तो हमको लगता है कि हमें कहीं ना कहीं भारत सरकार का ध्यान आकर्षण कराना पड़ेगा। इसलिए हम लोगों ने यूपीआई पेमेंट को बंद कर दिया है। हम लोग क्रेडिट कार्ड और कैश के बिजनेस की तरफ बढ़ने लगे हैं। हमारी जब तक सुनवाई नहीं होती है, जो खाते ब्लॉक होना ये एक अनुचित प्रक्रिया है। व्यापारी कभी चोर नहीं हुआ। व्यापारी माल बेचता है, टैक्स अदा करता है, भारत सरकार का खजाना भरता है, अपने बच्चे और अपने पेट पालता है, अपने साथ जुड़े लोगों के पेट पालता है, कई सारे कर्मचारियों को पालता है। ऐसी व्यवस्था से हमारे व्यापार बंद होने लगेंगे। खाते बंद करना नीतिगत नहीं है। खाते, चोर को पकड़ना चाहिए, चोर के व्यापार करने वाले को चोर मान लिया जाए, ये कतई नहीं होना चाहिए। जैसे ही कोई साइबर फ्रॉड की शिकायत आती है, लगातार पुलिस की तरफ से बहुत त्वरित कार्रवाइयां करी जा रही हैं। शासन इसको लेकर बहुत गंभीर है
निश्चित रूप से यूपीआई पेमेंट को लेके कुछ इस तरीके से चीज चल रही है, लेकिन एक या दो ट्रांजैक्शन के कारण पूरी तरीके से डिजिटल ट्रांजैक्शन को या यूपीआई को ये कह देना कि वो ठीक नहीं है, मुझे लगता है गलत है। हम लोगों को जागरूकता के साथ में, जिम्मेदारी के साथ में इसका प्रयोग करना चाहिए और अगर कोई भी इस प्रकार की शिकायतें आएंगी तो उन पर कड़ी कार्रवाई करेंगे। अब इंदौर में तो यूपीआई को लेकर जिस तरीके से ये बड़ा फैसला लिया गया है, व्यापारी की बात भी आपने सुनी, लेकिन एक किन राज्यों में यूपीआई से ठगी सबसे ज्यादा हुई है, इंफॉर्मेशन वॉल पर स्टेट वाइज एक इनपुट आपके सामने, क्योंकि तमिलनाडु में ही 663 करोड़ रुपए को लेकर ठगी के मामले सामने आए हैं, जबकि 391 करोड़ रुपए के मामले महाराष्ट्र से सामने आ चुके हैं। तमिलनाडु और महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक का ये मामला, जहां 243 करोड़ रुपए की ठगी, यानी इस तरीके से ऐसे मामले लगातार जिस तरीके से सामने आए हैं, जिसमें साइबर फ्रॉड के जरिए ही इन 3 राज्यों में इतने करोड़ की ठगी को अंजाम दिया गया है। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट यह है कि cybercrime.gov.in पर जाकर इसकी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है, ताकि मामले की इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से चले और साइबर फ्रॉड को लेकर तुरंत एक्शन भी लिया जा सके, क्योंकि अब इसको लेकर बाकायदा हेल्पलाइन नंबर भी है, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन आपके सामने रख रहे हैं 1930, और हर यूपीआई लिंक को क्लिक ना करें, ये बचने के उपाय के तौर पर बार बार बात दोहराई जाती है। नकली पॉपअप पर भी सावधानी बरतें, जो नोटिफिकेशंस आती हैं उसमें अगर कोई लिंक दिया गया है तो जाहिर सी बात है उस पर क्लिक ना करें, और पेमेंट से पहले क्यूआर कोड की संभव हो सके तो जांच भी जरूर कर लें।